Assalamu alaikum dear students. So this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the PMC paid practice test number 2. इससे पहले जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसके इस प्लेलिस्ट में। और आज मैं केमिस्ट्री के जो है वो टेस्ट नंबर 2 है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसके जो 56 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं MBBS के हवाले से, जो आप जानते हैं कि PMC की तरफ से जो हमारे पास NMD कैट होने वाला है, तो उसमें MBBS और BDS के टेस्ट के लिए जो है वो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, तो PMC ने कुछ पेड प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अनाउंस किए हैं। तो उसमें से पार्ट 1 मैंने कर दिया, पार्ट 2 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वन है सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन। मीन्स सप्रेशन के मतलब यहाँ पर होते हैं डिक्रीमेंट या डिक्रीज़ हो जाना। तो सप्रेशन का मतलब कम हो जाना, ठीक है, कम हो जाना। तो यहाँ पर सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन का मतलब हमारे पास होता है डिक्रीजिंग आयनाइजेशन। अगर आयनाइजेशन कम हो जा रही है तो वो सप्रेशन हो रही है। सेकंड है एन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड इज़ फर्स्ट डैश टू गेट इट्स टच स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रोमीटर। तो एक एलिमेंट या कंपाउंड उसको पहले वेपोराइज किया जाता है ताकि उसके लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया जाए, या उसको पहले वोलेटाइज किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर होगा कि फर्स्ट ब्लैंक्स में वोलेटाइज्ड और सेकंड में फिर हमें उससे जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। थर्ड है डैश इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। तो ब्लड में जो मैक्रोमोलिक्यूल हमें मिलता है दैट इज़ हेमोग्लोबिन। मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? मैक्रो मीन्स होता है बिग, बड़ा। तो मैक्रो मीन्स होता है बिग। तो एक जो बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास होता है जिसको हम लोग पॉलीमर भी कह सकते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली हेमोग्लोबिन। फोर्थ है ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है FeCN6 इज़ कॉल्ड अ डैश। तो ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो नहीं है, जो कंपाउंड होने के लिए यहाँ पर -4 नहीं होता, बल्कि इधर पर कोई कैटाइन होता जिससे चार्ज ख़त्म हो जाता। तो ये एक एनाइन हमारे पास है, नेगेटिव चार्ज है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं दिस आयरन इज सेंट्रल मेटल एटम वाइल दिस CN इज लिगेंड। फिफ्थ एलोट्रोप्स आर ऑफ सेम डैश। एलोट्रोप्स सेम किसके होते हैं? एलोट्रोप्स हमेशा जो है वो सेम एलिमेंट के होते हैं। अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल नेचर में एग्जिस्ट करे तो दैट आर एक्चुअली एलोट्रोप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर प्रोडक्ट। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 3 प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल होते हैं, है ना, ठीक है। एक ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला और एक मेटा वाला। सेवन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज हैव नो रिलेशन विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई लेने देना नहीं होता, बल्कि ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर चल रही होती हैं। बाकी आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फोर्सेस, ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इनका लेने देना होता है। वैसे केमिकल बॉन्ड की जब बात की जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स असल में केमिकल बॉन्ड की ही एक टाइप है। ये MCQs में थोड़ी कन्फ्यूजन है। एट्थ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इनटू डैश। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मेटल को किस में डिप किया जाता है? एक एसिड में डिप किया जाता है। जैसे नॉर्मली हम 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम डिप करते हैं इलेक्ट्रोड को। नाइन्थ है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डैश। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, जस्ट ये क्या रहे रेशो होता है। टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? तो एल्डिहाइड्स आपको पता है कि पॉजिटिव देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एल्डिहाइड इनमें से ब्यूटानल, मिथानल, इथानल सारे ही हैं, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 11th है एसिटिक एसिड इज सॉल्युबल इन डैश। एसिटिक एसिड किस में हल हो सकता है? तो एसिटिक एसिड खुद आप जानते हैं, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, और यहाँ पर H+ होता है और ये माइनस होता है एसिटेटाइन। तो एसिटिक एसिड खुद पोलर होता है और पोलर सॉल्यूट हमेशा पोलर सॉल्वेंट में हल होता है, तो वाटर में तो नहीं हो। यहाँ पर देखें एक ऑप्शन गलत है, चूँकि ईथर नॉन पोलर होता है तो उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता एसिटिक एसिड। बी करेक्ट होगा, चूँकि HCl और HBr और HI ये तीनों के तीनों हमारे पास पोलर होते हैं। ब्रोमीन वाटर नॉन पोलर होता है, ठीक है, और इस तरह से। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 12th MCQs कि इफ वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन अ कप प्लेस्ड एट ऑन अ टेबल व्हाट विल बी द सिस्टम इन दिस केस। कह रहे हैं कि अगर एक कप है, ठीक है, और एक कप के अंदर हमने एक दिस इज़ अ कप और
कप जो है वो हमारे पास कहाँ रखा हुआ है, कप जो है वो टेबल पर प्लेस किया गया है, टेबल पर जो है वो कप को रखा गया है। तो ये कह रहे हैं कि बताएं कि इस कप पे जो इसका और किस कप में जो है वो पानी मौजूद है, ठीक है, वाटर मौजूद है इस कप के अंदर। तो कह रहे सिस्टम क्या है इसमें। तो सिस्टम आप जानते हैं जो चीज़ अंडर कंसिडरेशन है, तो वो वाटर जो उसके अंदर मौजूद है ना, वो हमारे पास सिस्टम होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाटर। 13 है अल्कली मेटल्स ग्रुप लाइज इन डैश। अल्कली मेटल आप जानते हैं एस ब्लॉक में होता है, जो कि अल्कली मेटल 1A ग्रुप हो कहते हैं, 1A 2A दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 14 है काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ डैश। काइनेटिक एनर्जी सम होती है किन चीज़ों की, उसमें देखें रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, हर तरह की एनर्जी होती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी उन तमाम चीज़ों का हमारे पास सम होती है। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, अगर ऑल ऑफ दिस कहते हैं तो ये भी करेक्ट ही है। 15 है इन NaCl क्रिस्टल क्लोराइड आइंस प्रेजेंट एट द फेस सेंटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डैश। तो NaCl के क्रिस्टल में जो क्लोराइड आइंस प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर पर, मतलब सामने की तरफ, वो कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो 2 यूनिट सेल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये पंजाब बोर्ड से MCQs हमारे पास है। 16 है एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू डैश। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है, क्यों? बिकॉज ऑपरेशनल लॉसेस भी होते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी भी होती है, साइड रिएक्शंस भी होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 17 है लेग्यूमाइन एंड कोलाजिन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ बॉडी टिश्यूज़। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो लिगामेंट्स होते हैं, उसी को लेग्यूमाइन कहते हैं और कोलाजिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। 18 है द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन एनाइन। अच्छा, 17 MCQs है, वो भी आपके सिंध बोर्ड के अंदर से नहीं है, पंजाब बोर्ड से। 18 है द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द इंक्रीज इन रिपल्जन ऑफ डैश। साइज ऑफ एन एनाइन, एनाइन जो होता है नेगेटिव आइन, उसका जो साइज़ होता है उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। जैसे Cl माइनस बड़ा होगा Cl से, तो वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है Cl नेगेटिव के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन बढ़ जाती है लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल में, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्लोरीन है, इसका अगर ये सेकंड लास्ट शेल है और ये उसका लास्ट शेल है, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। Cl माइनस की बात करें तो क्या होगी कि ये लास्ट शेल में और ये सेकंड लास्ट शेल में दोनों में रिपल्जन मैक्सिमम हो जाएगी, जिसकी वजह से एनाइन का साइज़ बड़ा हो जाएगा और वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। 19 द ग्रेफाइट एज ए स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद डैश। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किसके साथ है? तो Bn के साथ है। Bn हमारे पास एक कंपाउंड होता है बोरोन नाइट्राइड। तो बोरोन नाइट्राइड का जो कंपाउंड है, तो आप उसको देखेंगे तो वो हमारे पास बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह होता है। तो देखिए ग्रेफाइट भी इसी तरह का होता है, हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं और रिंग्स के बीच में गैप्स होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स से जो जुड़े होते हैं। इसमें यहाँ पर हर एक ब्लू कलर का जो एटम है वो बोरॉन है और रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो नाइट्रोजन है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो है वो ग्रेफाइट की सिमिलैरिटी किसके साथ होती है? बोरॉन नाइट्राइड के साथ होती है, मतलब दोनों एक तरह से सिमिलर हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है कि दोनों में इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स बन रहे होते हैं। 20 है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो कौन सी हाफ लाइफ? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें हाफ लाइफ जो होगा, मतलब डेल्टा जो होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो वो हमेशा याद रखें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें कंसंट्रेशन के बारे में तस्करा नहीं होता। तो ये वाला 20 MCQs जो है वो भी आपको इसकी डिटेल पंजाब बोर्ड की बुक में आपको मिल जाएगी। 21 है SN1 रिएक्शन इज़ अ डैश। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, आप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप में यस 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और सेकंड स्टेप में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। 22 द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो बेंजीन के होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड होते हैं, बोथ अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग। बेंजीन के ऊपर और नीचे क्लाउड की तरह से होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इसमें हमारे पास जो है वो टोटल इस तरह से ये जो है वो PZ जो होते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर बेंजीन रिंग के और बेंजीन रिंग के नीचे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जनरेट हो जाता है इस तरह से। तो ये इस तरह से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स एक क्लाउड बनाकर होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे। 23 है विच इज़ द कलर ऑफ सिल्वर एसिटाइलिड। सिल्वर एसिटाइड का कलर वाइट होता है, तभी हम इसको कहते हैं वाइट सॉलिड भी कहा जाता है इसको।
नेक्स्ट है 24th है नॉन पोलर बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन डैश। नॉन पोलर किस में बनता है, तो देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता है, सिमिलर एटम में बनता है, और साथ में होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी बनता है, इसमें दो सेम एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाए। ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं, ए बी और सी बी। 25 है इन प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश। प्रेशर कुकर के अंदर आप जानते हैं कि पानी की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेस देन द नॉर्मल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होती है, हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तभी खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। 26 से आप पॉलीमर कॉल्ड बेक्लाइट इज फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डैश। तो फिनॉल का रिएक्शन हमारे पास होता है फॉर्मल्डिहाइड से, तो हमारे पास जो है वो बेक्लाइट बनता है, जो कि हमारे पास एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर असल में एक होता है। तो आप जानते हैं कि बेक्लाइट इज एक्चुअली अ कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है। तो ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 में आपको पॉलीमराइजेशन के टॉपिक में मिल जाएगा। 27 है द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजेस टू अदर इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो वो हमारे पास कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे हमारे पास एक अल्फ़ा सल्फ़र होता है और एक हमारे पास होता है बीटा सल्फ़र। तो अल्फ़ा सल्फ़र को अगर आपको बीटा सल्फ़र में चेंज करना है, उसके लिए हमारे पास एक जो है वो फिक्स एक टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अल्फ़ा इन बीटा सल्फ़र, बिकॉज इस टेम्परेचर पर अल्फ़ा सल्फ़र बीटा सल्फ़र में चेंज हो रहा होता है। ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो रही होती है। तो अल्फ़ा सल्फ़र आप जानते हैं इसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ये रोम्बिक होता है, और बीटा सल्फ़र हमारे पास जो है वो मोनोक्लिनिक होता है। नेक्स्ट है 28 फ्यूल्स विथ हायर ऑक्टेन नंबर कैन बी प्रोड्यूस बाय डैश। तो रिफॉर्मिंग करते हैं तो फिर हमें उससे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है फ्यूल का। 29 विच वन ऑफ दैम इज़ यूज एज एंटी ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज। तो इथेनाइन ग्लाइकोल को इस्तेमाल किया जाता है एक एंटी फ्रीज के तौर पे, और आप स्ट्रक्चर जानते हैं इथेनाइन ग्लाइकोल का OH जो है वो अटैचमेंट होता है 2 कार्बन के साथ। इथीन का ये हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट से 30 है हाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अफेक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो किस तरह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेंजीन रिंग में। तो पहली बात तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, जो जाहिर सी बात है दिस इज़ द बेंजीन रिंग, और इस पर अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो गया है तो यहाँ पर हमारे पास, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो गया है, ये हमारे पास ये वाली जो पोजीशंस होती हैं, दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज़ पैरा पोजीशन एंड दिस इज़ मेटा पोजीशन। तो एक मेटा अगर डायरेक्टर यहाँ पर आकर अटैच हो गया है तो वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम कर देता है, जिसकी वजह से अटैक मेटा पर जाकर होता है, इस पर और इस पर होता है। तो पहली चीज़ तो ये बीक वाला काम तो करता ही है, और साथ में बेंजीन रिंग को इस वजह से लेस रिएक्टिव भी कर देता है, तो सी भी हो जाता है। तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ बी एंड सी। क्योंकि जितने भी मेटा डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे, और जितने भी मेटा डायरेक्टर्स हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हम जानते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो हमारे पास बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसके डिटेल टॉपिक आपको चैप्टर 7 में मिल जाएगा, लास्ट टॉपिक होगा ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, सेकेंड ईयर में। 31 है इन केस ऑफ HOCH, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फ्रॉम वेयर नंबरिंग इज स्टार्टेड, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। तो आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को मैक्सिमम प्रायोरिटी हासिल है, तो COH से नंबरिंग होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज गिवन नंबर 1 पोजीशन। 32 है वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस इन लिक्विड प्रेशर एंड डैश। वेपर प्रेशर, या जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंस इन लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का डिफरेंस हमारे पास जब कैलकुलेट करते हैं तो वेपर प्रेशर हमारे पास आता है। 33 रेट कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय, ये हमारे पास चैप्टर 8 से MCQs है फर्स्ट ईयर। तो रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास A कैपिटल के से इसको शो किया जाता है, तो ये स्मॉल के नहीं होगा, दिस विल बी कैपिटल के। 34 है विच ऑफ दीज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कब होती है, कि जब हमारे पास रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इन चारों में से हमारे पास कंबस्शन एक्सोथर्मिक होता है, न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक है। तो एटमाइजेशन, बस ये है जो एटमाइजेशन हमारे पास होती है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है एंथैल्पी की इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस डायपोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश। इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल भी कहते हैं, इसी को हम लोग कह रहे होते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो इंड्यूस्ड डायपोल कब प्रोड्यूस होता है, कि बिटवीन जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं,
इसी को फोर्स को हम लोग जो है वो लंदन फोर्स कहते हैं, फ्रिट्स लंदन के नाम पर। इसी को हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स कहा जाता है। इट, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स। और यही हमारे पास जो है वो वीकेस्ट वेंडरवॉल फोर्स हमारे पास होती है। तो यही हमारे पास वीक वेंडरवॉल फोर्स हमारे पास होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक वेंडरवॉल फोर्स होते हैं और ये हमारे पास वीक वेंडरवॉल फोर्स यहाँ पर ये कहलाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट 36 है, हाउ विल द कंडीशंस बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट मास इज इंक्रीज। कह रहे हैं कि किस तरह से हम जो है वो वॉल्यूम को के चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंजिंग ना आए। तो ऐसे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ दोनों लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर को, डी ऑप्शन करेक्ट है, टेम्परेचर को लोअर कर देंगे और प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे। इससे क्या होगा कि वैसे तो टेम्परेचर को लोअर करने से कॉन्ट्रैक्शन होगी और प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा नहीं, इसमें तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज़ नॉट द करेक्ट वन। टेम्परेचर को लोअर कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रेशर को भी डिक्रीज़ कर देंगे और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 है, इन लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, ये पंजाब बोर्ड से MCQs हमारे पास है। लुकास टेस्ट में टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑयली लेयर फॉर्म करता है अल्काइल हैलाइड की। कब? हीटिंग पर करते हैं लुकास टेस्ट में। तो कि इमीडिएटली जब जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसमें इमीडिएटली जो है वो ऑयली लेयर बन जाती है और सेकेंडरी में 5 से 10 मिनट बाद बनती है, जबकि टर्शरी में हीटिंग करने पर हमारे पास जो है वो ऑयली लेयर बन रही होती है। 38 है, वाटर इज़ कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी। पोलर नेचर ऑफ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑल आर करेक्ट। इन ऑल आर करेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर, चूँकि इन तमाम चीज़ वजहों के हाथ की वजह से ही वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है और ये मोस्ट ऑफ द सॉलिड को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेती है। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ये हमेशा हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, कभी भी एंडोथर्मिक नहीं हो सकता कंबस्चन। 40 है, ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन। एन हेप्टेन है तो ऑक्टेन नंबर तो होगा ही नहीं, ऑक्टेन नंबर तो ऑक्टेन का ही होता है, तो एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर हमारे पास हो जाएगा 0। 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा नहीं है? तो नॉन एरोमेटिक वो होगा जो नॉन बेंजोइड होगा। नॉन बेंजोइड से मुराद कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगी। अगर हम एंथ्रासीन की बात करें तो एंथ्रासीन तो आप जानते हैं कि एंथ्रासीन में हमारे पास 3 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये हमारे पास एरोमेटिक है, तो ये कट गया। नेप्थलीन भी आप जानते हैं, नेप्थलीन में हमारे पास 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच करते हैं, तो ये भी कट गया। फिनॉल में आप जानते हैं कि फिनॉल में बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच होता है, तो फिनॉल भी कट गया, चूँकि ये भी एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक इसमें से कोई भी नहीं है, तो डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। 42 है, विच ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज लोकल इरिटेंट। तो मेडिसिन में एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 43 है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सब शेल और सब एनर्जी लेवल स्टेज। तो ये सी जो है वो 2 × 12+1, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि किसी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर सिर्फ 12+1 आ जाए तो वो जिससे हमें ओरिएंटेशंस पता लग रही होती हैं, ऑर्बिटल्स की तादाद पता लग रही होती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एल की वैल्यू आप जानते हैं, फॉर एस के लिए एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो जाती है। तो 2 × 2 × 0+1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 12+1 जब हम करेंगे तो एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 × 1 हमारे पास ये आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर यही हम पी के लिए निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, डी के लिए निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, एफ़ के लिए निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एल की जो वैल्यू है, तो एल की वैल्यू क्या हमारे पास है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यूज़ आपको चेंज करनी पड़ेंगी बार बार। 44 है, व्हेन 2 एटम्स बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड द अट्रैक्टिव फोर्सेज विल डैश रिपल्सिव फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डैश। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा डोमिनेट कर देती है रिपल्सिव फोर्स को, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाती है? मिनिमम, रिड्यूस हो जाती है, तभी बॉन्ड बनता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 45 विच इज़ द वैल्यू ऑफ मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। तो मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर लगभग एक ही चीज़ है, तो दोनों के लिए 1 1 हो जाएगा, तभी तो उसको यूनिमॉलिकुलर कहते हैं। 46 है, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट C and 1 ATM। यहाँ पर टेम्परेचर उन्होंने दिया नहीं है,
जिसकी वजह से ये सवाल नहीं मालूम कर सकते, तो ये गलत सवाल है। तो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होना चाहिए था डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। 47 है फ्यूज बॉक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज टू गेट डैश। अब जानते हैं बॉक्साइड हमारे पास एल्यूमिनियम का ओर है, ये चैप्टर 4 से हमारे पास है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। तो इससे हमें एल्यूमिनियम हासिल होता है, चूँकि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो रहा है। बॉक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हैं Al2O3.NH2 होता है। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स मैग्नीशियम एटम। तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, चूँकि Ri सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन Rbr, और उससे ज़्यादा और ये ज़्यादा रिएक्टिव है RCl से। तो Ri सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड है, दिस विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, वाइल RCl जो है वो दिस विल बी द लीस्ट रिएक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, सबसे डाउन है। नेक्स्ट है 49 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4th पीरियड इज लार्जर देन डैश। देखिए टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होती है हाइड्राइड्स की, तो इसकी तो 3rd पीरियड से ज़्यादा होगी 4th पीरियड की। 50 है सोडियम 11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस। सोडियम 11 देखिए नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एस, तो नियॉन के साथ S1 हमारे पास बी ऑप्शन होगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। नियॉन तक तो कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6, नियॉन से मुराद हो गया 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो है हमारे पास नियॉन की कन्फिग्रेशन, ये शॉर्टकट इस तरह से लिख रहे होते हैं। 51 है व्हाट आर द प्रेफिक्सेस ऑर्थो, पैरा एंड मेटा यूज्ड। किसमें कब यूज़ किया जाता है, तो अल्काइंस में यूज़ नहीं करते हैं इसको। इन एरेंज टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इन एरेंज टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूशन। तो दूसरे सब्स्टिट्यूशन अगर अटैच हो रहा होता है उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑर्थो, पैरा और मेटा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, स्ट्रेट चेन है। ब्यूटानोइक एसिड भी नहीं है, एडिपिक एसिड भी नहीं है, जो कि एडिपिक एसिड तो 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट चेन ही है, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन जो पैथेलिक एसिड होता है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक COOH ऊपर लगा लेंगे और एक COOH नीचे लगा लेंगे, दिस विल बी पैथेलिक एसिड, तो ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। 53 है इफ़ Kp इक्वल टू Kc हैव सेम वैल्यूज़ देन डेल्टा N विल बी। तो ये हमारे पास 53 MCQs जो है वो भी पंजाब से है। जैसे सिंध में भी हम पढ़ते हैं कि Kp Kc के बराबर उस वक्त होता है जब नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो डेल्टा N हमारे पास क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, चूँकि सेम अगर मोल्स होंगे तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो 0 ही आ जाएगा सेम मोल्स पर। इसका पूरा फार्मूला होता है Kp इक्वल टू Kc RT और उसके बाद डेल्टा N, पावर इसमें होती है, ये डेल्टा N की वैल्यू 0 हो जाती है, चूँकि डेल्टा N मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। 54 है विच इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र। तो Ca3PO42 जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट को हम एज आ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 55 है कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 8.694 मोल ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर कार्बोनेट का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सिल्वर कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर मास को। तो सिल्वर के एटॉमिक, अच्छा यहाँ पर सिल्वर के हमें मास नंबर हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपल फार्मूला इसमें लगेगा कि मास इन ग्राम बराबर होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल यहाँ पर हम 8.694 डाल देंगे और सिल्वर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास यहाँ हम डाल देंगे, तो आंसर ये बी ऑप्शन 2399.544 ये आ जाएगा, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द MCQs ऑफ PMC। तो अभी मैंने आपके सामने PMC के कंप्लीट जो टेस्ट नंबर 2 था, सैम्पल टेस्ट, उसके MCQs के बारे में डिटेल डिस्कशन किए। आई होप सो सारे MCQs आपको इसमें समझ में आए होंगे। तो अगर ये लेक्चर मेरे पसंद आया तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मैं इंग्लिश की और केमिस्ट्री के लेक्चर्स यहाँ पर अपने चैनल में अपलोड कर रहा होता हूँ। तो अपने तमाम फ्रेंड्स को चैनल को रिकमेंड करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।